क्वेश्चन फर्स्ट, इसमें करंट अफेयर पहला था। राष्ट्रपति कौन है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। कितने नंबर के? 15वां नंबर के द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। उपराष्ट्रपति 14वां नंबर। राष्ट्रपति 15वां, उपराष्ट्रपति 14वां नंबर कौन है? जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15वां नंबर के प्रधानमंत्री हैं। राष्ट्रपति 14वां। और करा कि वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय कौन है? संजीव खन्ना, जो 51वां नंबर पर है। 51वां नंबर पर कौन है मुख्य न्यायाधीश के? सर्वोच्च न्यायालय कौन है? तो संजीव खन्ना। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो आर वेंकट रमनी। महान्यायवादी आर वेंकट रमनी है। कितना नंबर का? 16 नंबर का। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर वेंकट रमनी 16वां नंबर का। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो तुषार मेहता। सॉलिसिटर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो तुषार मेहता। कितना नंबर का है? तो ये इसका नंबर नहीं दिया गया। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता। सॉलिसिटर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तुषार मेहता। महान्यायवादी कौन है? तो आर वेंकट रमनी। और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव है जो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का अध्यक्ष है, प्रकाश श्रीवास्तव। राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है? जगदीप धनखड़। उपराष्ट्रपति के राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है? तो राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़। उपसभापति कहेगा तो हरिवंश नारायण सिंह। उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह। महासचिव कौन है? तो राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी यानी प्रमोद चंद्र मोदी। राज्यसभा के महासचिव कौन है? तो पीसी मोदी यानी प्रमोद चंद्र मोदी। नेता में विपक्ष में कौन राज्यसभा में? तो खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे। राज्यसभा में नेता विपक्ष कौन है? तो मल्लिकार्जुन खड़गे। नेता में सत्ता पक्ष कौन है? तो जेपी नड्डा। राज्यसभा में नेता में सत्ता पक्ष कौन है? जेपी नड्डा। जेपी नड्डा। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओम बिरला। नेता विपक्ष लोकसभा कौन है? तो राहुल गांधी। नेता विपक्ष लोकसभा में है राहुल गांधी। और राज्यसभा में कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता विपक्ष में। और महासचिव लोकसभा कौन है? तो उत्पल कुमार सिंह। उत्पल कुमार सिंह जो लोकसभा के महासचिव हैं। लोकसभा के महासचिव कौन? उत्पल कुमार सिंह। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार। कितना नंबर के? 25वां नंबर के। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार 25वां नंबर। चुनाव आयुक्त कौन है? तो ज्ञान एक्स कुमार और सुबीर संधू। दो अन्य चुनाव आयुक्त हैं। कौन कौन? ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू। और उप चुनाव आयुक्त कौन कौन है? तो अजय भादु, आर के गुप्ता, उमेश सिंह और सुदीप सिंह। अजय भादु, आर के गुप्ता, उमेश सिन्हा, सुदीप जैन। कैग कौन है? तो संजय मूर्ति। अब पूछेगा कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, तो संजय खन्ना। कौन है? संजीव खन्ना। कहेगा कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कैग, संजय मूर्ति। कितने नंबर के? 15वां नंबर के हैं संजय मूर्ति। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो संजय मूर्ति 15वां नंबर का। सीएजी कौन है? तो एसएस दुबे। महालेखा नियंत्रक कौन है? तो एसएस दुबे। कौन है? तो एसएस दुबे। सीजीए महालेखा नियंत्रक कहेगा तो एसएस दुबे 28वां नंबर के। एसएस दुबे 28वां नंबर पर। कैग कहेगा तो संजय मूर्ति 15वां नंबर। संजय मूर्ति 15वां नंबर। महालेखा नियंत्रक एसएस दुबे 28वां नंबर पर। करा सर्वोच्च सेनापति के राष्ट्र कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। कितने नंबर के? 14वां नंबर के। प्रधानमंत्री 15वां नंबर के थे। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों 15वां नंबर के, ठीक है ना। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों 15वां नंबर के हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू। कितने नंबर के हैं? तो 15 नंबर के। वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? तो अमरप्रीत सिंह। अमरप्रीत सिंह। नौसेना के ये 28वां नंबर पर है अमरप्रीत सिंह। नौसेना के दिनेश कुमार त्रिपाठी। नौसेना के दिनेश कुमार त्रिपाठी। थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी 30वां नंबर। थल सेना के अध्यक्ष कौन है? उपेंद्र द्विवेदी 30वां नंबर। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान।
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, CDS अनिल चौहान। सैन्य अभियान महानिदेशक सैन्य अभियान कौन? लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार काटियार। कैबिनेट सचिव कौन है? TB सोमनाथन। कैबिनेट सचिव हैं जो कौन है? TB सोमनाथन है कैबिनेट सचिव। सलाहकार प्रधानमंत्री के सलाहकार कौन है? तो अमित खरे और तरुण कपूर। अमित खरे और तरुण कपूर क्या है? तो सलाहकार प्रधानमंत्री के सलाहकार हैं तो अमित खरे और तरुण कपूर। प्रधान सचिव कौन है? तो प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव तो PK मिश्रा। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन है? तो PK मिश्रा। रक्षा विदेश सचिव कौन है? तो गार्गी कौल। और विदेश सचिव कौन है? विक्रम मिस्त्री है जो विदेश सचिव हैं। रक्षा विदेश सचिव गार्गी कौल। विदेश सचिव कौन है? विक्रम मिस्री 35वां नंबर पर। गृह सचिव कौन है? तो गोविंद मोहन है जो गृह सचिव है। वित्त सचिव तुहिनकांत पांडे। वित्त सचिव कौन है? तुहिनकांत पांडे। गृह सचिव गोविंद मोहन। गृह सचिव कौन है? गोविंद मोहन। वित्त सचिव तुहिनकांत पांडे। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह। रक्षा सचिव कौन है? तो राजेश कुमार सिंह। वित्त सचिव तुहिनकांत। गृह सचिव गोविंद मोहन। राजस्व सचिव कौन है? तुहिनकांत पांडे। अरे तुहिनकांत पांडे दो है। वित्त सचिव राजस्व सचिव यानी दोनों सेम है। वित्त सचिव राजस्व सचिव कौन है? तुहिनकांत पांडे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो अजीत डोभाल। कौन है? तो अजीत डोभाल है जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल। उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रविचंद्रन ने जो उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो अनंत नागेश्वरन है जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं अनंत नागेश्वरन। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? भारत सरकार के अजय कुमार सूद। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार तो अजय कुमार सूद। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी CBC सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के अध्यक्ष कौन है? तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का परवीन कुमार श्रीवास्तव। कितने नंबर के? 19वां नंबर के हैं CBC परवीन कुमार श्रीवास्तव 19वें नंबर के। और CBI के कौन है? तो परवीन सूद है। CBI के परवीन सूद है। और मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? हीरालाल समारिया। मुख्य सूचना आयुक्त कहेगा केंद्रीय सतर्कता आयुक्त परवीन श्रीवास्तव। मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल समारिया। कितना नंबर के? 12वां नंबर। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो हीरालाल समारिया। कितना नंबर के? 12वां नंबर। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कितना नंबर के? उसमें परवीन कुमार श्रीवास्तव 19वां नंबर के। इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक कौन है? तो तपन कुमार डेका। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो के तपन कुमार डेका। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के अध्यक्ष कौन है? तो रवि सिन्हा है जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का अध्यक्ष है रवि सिन्हा। और राष्ट्रीय जांच एजेंसी के सदानंद बसंत दाते हैं जो राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक कौन है? सदानंद बसंत दाते हैं जो राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक हैं। प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक कौन है? तो प्रवर्तन यानी ED के राहुल नवीन है जो प्रवर्तन निदेशालय के अध्यक्ष हैं राहुल नवीन प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक। नारकोटिक कंट्रोल ऑफ ब्यूरो के अध्यक्ष कौन है? तो अनुराग गर्ग है जो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अध्यक्ष हैं अनुराग गर्ग। SSB के अमृत मोहन प्रसाद। BSF के दलजीत सिंह चौधरी है जो BSF के महानिदेशक है। SSB के सशस्त्र सीमा बल। CRPF के ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। CISF के RS भट्टी। NSG के B श्रीनिवासन। NSG के कौन अध्यक्ष? B श्रीनिवासन। NSG के B श्रीनिवासन। विशेष सुरक्षा समूह के आलोक शर्मा। विशेष सुरक्षा समूह के अध्यक्ष निदेशक कौन है? आलोक शर्मा। ITBP संजीव रैना है।
आईटीबीपी के अध्यक्ष कौन है? तो संजीव रैना। एनसीसी के गुरबीर पाल सिंह, एनसीसी के गुरबीर पाल सिंह। आईसीजी के एस परमेश, भारतीय तटरक्षक बल के एस परमेश। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया एनडीआरएफ के पी आनंद। आरपीएफ के कौन है? तो मनोज यादव है, जो आरपीएफ के मनोज यादव। असम राइफल के विकास लखेड़ा, आरपीएफ के मनोज यादव है, असम राइफल के विकास लखेड़ा है। और होमगार्ड महानिदेशक होमगार्ड के कौन? विवेक श्रीवास्तव। कौन है? विवेक श्रीवास्तव। अध्यक्ष नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, उपाध्यक्ष सुमन कुमार बैरी। नीति सीईओ कौन? बी.आर. सुब्रमण्यम। उपाध्यक्ष कहेगा सुमन कुमार बैरी। नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो बी.आर. सुब्रमण्यम। उपाध्यक्ष सुमन कुमार बैरी। कर संघ लोक सेवा के आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रीति सूदन यूपीएससी के अध्यक्ष हैं। कर की विधि आयोग के 22वें अध्यक्ष कौन है? तो विधि आयोग के 22वें अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी। और 21वें कौन थे? तो बलवीर सिंह चौहान। विधि आयोग के 21वें विधि अध्यक्ष कौन थे? तो बलवीर सिंह चौहान। 21वां कहेगा तो ऋतुराज अवस्थी। विधि आयोग के 22वां कौन है? तो ऋतुराज अवस्थी वर्तमान में। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजय राहटकर है, जो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष है विजय राहटकर। और कह रहा है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के हंसराज गंगाराम अहीर। ओबीसी के कौन है? तो हंसराज गंगाराम अहीर। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजय राहटकर। कर्मचारी एसएससी के कौन है? तो एस गोपाल कृष्णन। एसएससी के एस गोपाल कृष्णन है। 7वें वेतन आयोग के अशोक माथुर। 7वें वेतन के आयोग के अध्यक्ष कौन है? अशोक कुमार माथुर। अब यहाँ से कौन सी है? तो यहाँ से स्टैटिक जीके कह रहा है कि आईएलओ के फुल फॉर्म कुछ होते हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1919 के कहाँ हुआ था? जिनेवा में। 1919 जिनेवा। आईएलओ की स्थापना 1919 जिनेवा। और फिर बाद में लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब हुआ था? तो 1920 में लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुआ था 1920 में। हेडक्वार्टर कहाँ है लीग ऑफ नेशन के? राष्ट्र संघ के जिनेवा है। और इसका संस्थापक कौन थे? वुडरो विल्सन, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने लीग ऑफ नेशन का और यह प्रथम युद्ध के परिणाम स्वरूप स्थापना किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 1918 के बीच में हुआ था प्रथम विश्व युद्ध के। और इसका संस्थापक कौन थे? तो वुडरो विल्सन। और लीग ऑफ नेशन की स्थापना 1920 में। ठीक है। फिर आया WHO की फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय जिनेवा। इसका स्थापना कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948। कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948 में हुआ था WHO के गठन 7 अप्रैल। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस। नेक्स्ट है गैट, जनरल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। इसका टैरिफ एंड ट्रेड, इसकी स्थापना 1948 में हुआ था। और इसका जिनेवा इनके स्थापना पर इसका नाम चेंज करके WTO कर दिया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कर दिया। ठीक है। गैट की स्थापना कब हुआ था? 1948 1948 में। और WHO के 7 अप्रैल 1948, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका स्थापना गैट के स्थापना हुआ था 1948 यानी 1948 में। लेकिन WTO के हुआ था 13 जनवरी, नाम चेंज करके 13 जनवरी 1995 में इसका स्थापना हुआ था। इसका स्थापना किया गया था गैट के स्थान पर। इसका क्वार्टर कहाँ? WTO के जिनेवा। फिर है WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। इसका स्थापना 1950 में। इसका मुख्यालय कहाँ? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन का हेडक्वार्टर जिनेवा। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के मुख्यालय कहाँ? जिनेवा में। इसकी स्थापना 1950। WMO की स्थापना 1950 में। फिर अंकटाड, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस
ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। अंकटाड के फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन, यू से यूनाइटेड, एन से नेशन, सी से कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म हुआ। ये अंकटाड की स्थापना 1964 में हुआ था, 1964 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में था। अंकटाड की स्थापना 1964 कहाँ? जिनेवा। फिर है यूएनएचआरसी। यूएनएचआरसी का फुल फॉर्म कुछ होता है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। यूएनएचआरसी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। यूएनएचआरसी का फुल फॉर्म, इसका स्थापना कब हुआ था? 2006 में। यूएनएचआरसी का स्थापना कब हुआ था? 2006 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में। 2006। और अंकटाड को 1964। यूएनएचआरसी का स्थापना कब हुआ? 2006। इसका जन्म कहाँ है? हेडक्वार्टर जिनेवा में। फिर है रेड क्रॉस। रेड क्रॉस की स्थापना इसका 8 मई कब हुआ था? 1863 में। 8 मई 1863 में रेड क्रॉस। इसका 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। इसका संस्थापक कौन थे? तो हेनरी ड्यूनेंट थे। हेनरी ड्यूनेंट के द्वारा 8 मई 1863 में इसकी स्थापना किया था। शांति के क्षेत्र में पहला नोबेल किसको दिया गया था? 1901 में। तो रेड क्रॉस के दिया गया था। शांति का नोबेल सबसे पहले किसको दिया गया था? रेड क्रॉस को दिया गया था। रेड क्रॉस संस्था ने नोबेल प्राइज कितने बार जीता? 3 बार। कब कब जीता? 1917 में जीता है, 1983 में जीता है, फिर बाद में 84 में। 1917, 1963, 1994। 1917, 1963, 1994 में 3 बार जीता। रेड क्रॉस की स्थापना कौन किए थे? हेनरी ड्यूनेंट ने किए थे। इसका स्थापना कब हुआ था? 8 मई 1863 में। फिर आया EEC, यूरोपियन इकोनॉमिक काउंसिल। यूरोपियन इकोनॉमिक काउंसिल की स्थापना 1958 में। कब हुआ था? 1958 में यूरोपियन आर्थिक काउंसिल का इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। 1958। हेडक्वार्टर जिनेवा में। फिर इक्टा, यूरोपियन काउंसिल ट्रेड एग्रीमेंट। इक्टा का फुल फॉर्म यूरोपियन काउंसिल ट्रेड और एग्रीमेंट। इक्टा का फुल फॉर्म यूरोपियन काउंसिल ट्रेड एग्रीमेंट। यूरोपियन काउंसिल ट्रेड एग्रीमेंट। इसकी स्थापना 1998 में। हेडक्वार्टर जिनेवा। इक्टा का स्थापना 1998 में। मुख्यालय कहाँ? जिनेवा। 1998। इक्टा का फुल फॉर्म यूरोपियन काउंसिल ट्रेड एग्रीमेंट। इक्टा की स्थापना 1998 में। इसका मुख्यालय जिनेवा में हुआ था। फिर है 20 WIPO, विश्व बौद्धिक संपदा यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। बीपो की फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1967 में हुआ था। बीपो की स्थापना कब हुआ था? तो 1967 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में। बीपो की स्थापना कब हुआ था? 1967। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में हुआ था। फिर है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ITU का फुल फॉर्म इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। इसकी स्थापना 1865 में हुआ था। 1865 में इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। इसका स्थापना 1865 में। ITU इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन, ITU के फुल फॉर्म इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। इसकी स्थापना 1865 में। 1865 में। इसका मुख्यालय जिनेवा। इसका मुख्यालय ITU के मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा। इसका स्थापना 1865 में। फिर बाद में आया IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। IOC के गठन कब हुआ था? 1894 में। कब हुआ था? 1894 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का गठन हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के लुसाने में।
इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का गठन 1894 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के लुसान में। प्रथम ओलंपिक की शुरुआत कब हुआ था? 776 BC। कहाँ हुआ था? यूनान के एथेंस में। प्रथम ओलंपिक खेल का शुरुआत 776 BC में हुआ था यूनान के एथेंस में। आधुनिक ओलंपिक खेल का शुरुआत 1896 में। आधुनिक ओलंपिक खेल का शुरुआत कब हुआ था? 1896 में। कब हुआ था? 1896 में यूनान के एथेंस में। आधुनिक ओलंपिक खेल का जनक किसे कहते हैं? पियरे डी क्वार्टिन को। आधुनिक ओलंपिक खेल का जनक पियरे डी क्वार्टिन को। पियरे डी क्वार्टिन को। आधुनिक ओलंपिक खेल का शुरुआत 1896 में यूनान के एथेंस के। प्रथम ओलंपिक कब हुआ था? 776 BC में यूनान के एथेंस में। प्रथम भारतीय पुरुष ओलंपिक पदक विजेता कौन थे? तो प्रथम भारतीय पुरुष में ओलंपिक पदक विजेता कौन थे? केडी जादव। फिर वो कौन से पदक जीते थे? 1952 में जीते थे। केडी जादव कब जीते थे? 1952 में। खेल कुश्ती था और इसका कहाँ हुआ था आयोजन? इसका आयोजन किया गया था हेलेंसिकी ओलंपिक में। तब करा प्रथम भारतीय पुरुष ओलंपिक पदक केडी जादव। कांस्य पदक 1952 में जीते थे हेलेंसिकी ओलंपिक में। फिर करा प्रथम भारतीय महिला ओलंपिक पदक विजेता कर्णम मल्लेश्वरी। कौन थे? कर्णम मल्लेश्वरी। कांस्य पदक ये भी जीते थे 2000। प्रथम भारतीय महिला ओलंपिक पदक विजेता कर्णम मल्लेश्वरी कब जीते थे? 2000 में। खेल भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग था और सिडनी ओलंपिक में जीते थे। केडी जादव थे हेलसिंकी ओलंपिक 1952 में जीते थे प्रथम भारतीय पुरुष ओलंपिक। और प्रथम भारतीय ओलंपिक पदक जीते कर्णम मल्लेश्वरी। कांस्य पदक जीते थे 2000 वेट लिफ्टिंग में सिडनी ओलंपिक। फिर करा व्यक्तिगत श्रेणी में पहला गोल्ड मेडल। व्यक्तिगत श्रेणी में पहला गोल्ड मेडल अभिनव बिंद्रा कब जीते थे? 2008 में। शूटिंग के 10 मीटर एयर पिस्टल में बीजिंग ओलंपिक में। व्यक्तिगत श्रेणी में पहला गोल्ड मेडल कौन जीता है? अभिनव बिंद्रा। कब? 2008। कब? 2008 में अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग में 10 मीटर एयर पिस्टल में। 2020-21 के टोक्यो के जापान में हुआ था। 2020-21 के ओलंपिक कहाँ हुआ था? टोक्यो के जापान में। और 2024 में फ्रांस में। 2024 में कहाँ हुआ था? फ्रांस के पेरिस में। 2028 में लॉस एंजल्स अमेरिका में होगा। और 2032 में कहाँ होगा? ब्रिस्बेन के ऑस्ट्रेलिया। 2036 में नई दिल्ली के भारत में होगा। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी 2024 में कहाँ हुआ था? फ्रांस के पेरिस में। और 2028 लॉस एंजल्स के अमेरिका में। 2032 ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। 2036 नई दिल्ली भारत में होगा। 2036 में इंटरनेशनल ओलंपिक होगा। कब? भारत में 2036 में नई दिल्ली। 2032 में ब्रिस्बेन के ऑस्ट्रेलिया में होगा। अमेरिका ऑस्ट्रेलिया भारत है। तो 2028 में अमेरिका में और 2032 में ऑस्ट्रेलिया में। अमेरिका ऑस्ट्रेलिया भारत। ठीक है, 4 साल के अंतराल पर ओलंपिक होता है। फिर है FIH फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी। फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी बहुत इंपॉर्टेंट इसका फुल फॉर्म। फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी। फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी। इसकी स्थापना 1924 में। इसका मुख्यालय लुसान है। इसकी स्थापना 1924 में। फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी की स्थापना कब हुआ था? तो 1924 में। इसका मुख्यालय लुसान है। भारतीय राष्ट्रीय खेल हॉकी। पाकिस्तान का हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद। इसकी जन्म दिवस पर मनाया जाता है 29 अगस्त 1904 को। 29 अगस्त 1904 में। ओलंपिक में हॉकी टीम ने गोल्ड कितनी बार जीता है? 8 बार। ओलंपिक में हॉकी टीम ने गोल्ड कितनी बार जीता है? 8 बार। कब जीता था? 1928 में जीता था, 1932 में जीता था, 1936 में जीता था। पहली बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल 1928 में और लास्ट अंतिम 8वां बार 1980 में जीता था। 1928 और 1980 दोनों इम्पोर्टेंट हैं। 1928 में पहली बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था और दूसरा लास्ट में 1980 में जीता था। टोटल 8 बार ओलंपिक में भारत ने गोल्ड मेडल जीता था। और नेक्स्ट है IUCN का फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। 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 अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक
संरक्षण संघ, इसका फुल फॉर्म होते हैं आई से इंटरनेशनल, यू से यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसका फुल फॉर्म होता है IUCN की स्थापना 1948 यानी 1948 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? ग्लांड, स्विट्जरलैंड, ग्लांस के स्विट्जरलैंड में IUCN का मुख्यालय, और इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था 1948 में। इसका रेड डाटा बुक जारी कौन करता है? तो IUCN के द्वारा रेड डाटा बुक जारी किया जाता है। इसके अंतर्गत WWF वर्ल्ड वाइड फंड ऑफ WWF का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। WWF का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, पूरा हो गया फंड फॉर नेचर, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। इसकी स्थापना WWF का 1968 में और IUCN का 1948 और इसका WWF का 1968। इसका भी कहाँ है? ग्लांड के स्विट्जरलैंड में WWF और IUCN का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में। अभी यहाँ पे क्या है? यूनेस्को के फुल फॉर्म क्या होते हैं? यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 में। यूनिसेफ डे दिवस कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर को। तो 11 दिसंबर 1946 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। यूनेस्को की मुख्यालय न्यूयॉर्क में। इसका स्थापना यूनेस्को की 11 दिसंबर 1946 में यूनेस्को की स्थापना हुआ था। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। यूनिसेफ की डाटा यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। अरे यार साला उल्टा पुल्टा काहे कर दिया हो। यूनेस्को, ये यूनिसेफ का, ठीक है ना। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पे है? तो न्यूयॉर्क में। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में। इसका स्थापना 11 दिसंबर 1946 में। यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। ई से यूनाइटेड, नेशन, ई से आई से इंटरनेशनल, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल, फिर है चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। इसका फुल फॉर्म होता है यूनिसेफ का। इसका स्थापना 11 दिसंबर 1946 में हुआ था। 11 दिसंबर 1946 में। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। अब आया यूनेस्को का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। देखो, यू से यूनाइटेड, एन से नेशन, ई से एडुकेशन, ए से साइंटिफिक, सी से कल्चरल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यो है यहाँ पे। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 16 नवंबर 1945 में। 16 नवंबर 1945 में। 11 दिसंबर 1946 में यूनिसेफ का हुआ था। 11 दिसंबर 1946 में यूनिसेफ का। 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को का, इसका मुख्यालय यूनेस्को का पेरिस के, फ्रांस के पेरिस में यूनेस्को का है। इसका स्थापना 16 नवंबर 1945 में। 16 नवंबर 1945 में। इंटरपोल, नेक्स्ट है इंटरपोल का फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इंटरपोल का फुल फॉर्म होता है द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसका स्थापना 1923 में फ्रांस के लियोन में। 1923 में इसका स्थापना हुआ था। नेक्स्ट है कॉमनवेल्थ गेम। इसका स्थापना कब हुआ था? तो इसका कॉमनवेल्थ का 1926 में इंग्लैंड के यूके में हुआ था। कॉमनवेल्थ की स्थापना कब हुआ था? राष्ट्रमंडल खेल की स्थापना 1926 में। कब हुआ था? 1926 में लंदन के
यूके में है, इसका मुख्य हेडक्वार्टर है। पहला कॉमनवेल्थ गेम 1923 में टॉमस हैमिल्टन के कनाडा में हुआ था। पहला कॉमनवेल्थ कहाँ हुआ था? 1923 में कनाडा में, 1930 में कनाडा में। कॉमनवेल्थ की स्थापना 1926 में। भारत कॉमनवेल्थ का सदस्य कब बना था? 1948 में, 1949 में, 1949 में, 1949 में कॉमनवेल्थ का भारत सदस्य बना था। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1926 में। एमनेस्टी इंटरनेशनल, तो इसका एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना 1961 में। इसका मुख्यालय कहाँ? लंदन में। एमनेस्टी इसका 1900 कॉमनवेल्थ 1926, एमनेस्टी क्या करता है? 1961 लंदन। एमनेस्टी इंटरनेशनल 1961 लंदन और कॉमनवेल्थ 1926। कॉमनवेल्थ 26 कहाँ? लंदन में। FAO द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 में। कहाँ? रोम के इटली में 16 अक्टूबर 1945 में FAO का द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, द फूड ऑफ एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फिर है ओपेक का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग। ओपेक की स्थापना 1960 में। कब हुआ था? 60 में। कहाँ? बगदाद, इराक के बगदाद में। ऑस्ट्रिया के वियना में इसका हेडक्वार्टर है। वर्तमान में कितना देश है ओपेक में? टोटल 15 देश हैं। ओपेक में टोटल कितना देश? 15 देश। इसकी स्थापना 1960 में। इसका स्थापना कहाँ हुआ था? बगदाद के इराक में। इसका स्थापना हुआ था बगदाद के इराक में, लेकिन हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया के वियना में। नेक्स्ट है CTBT, कह रहा है कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। CTBT की स्थापना 1996 यानी 1996 में। CTBT कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। CTBT का पूर्ण कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध। इसकी स्थापना CTBT का 1968 ऑस्ट्रिया के वियना में हेडक्वार्टर, 1996 में CTBT की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है IEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी, इसका IEA का फुल फॉर्म। इसकी इस्टेब्लिशमेंट 1957, हेडक्वार्टर वियना में। इसका हेडक्वार्टर वियना में 1957। इसका अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IEA के फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। इसका स्थापना 1957 में। इसका हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया के वियना में। फिर है अरब लीग की स्थापना कब हुआ था? 1945 में। कब? 1945 में अरब लीग। इसका मिस्र के काहिरा में है। अरब लीग की स्थापना कब हुआ था? 1945 में। 1945 में अरब लीग 1945 में मिस्र के काहिरा में हेडक्वार्टर, 1945 में अरब लीग की स्थापना हुआ था। फिर अफ्रीकन यूनियन, इसकी स्थापना कब हुआ था? 2002 में। इसका अफ्रीकन यूनियन का स्थापना 2002 में। इसका हेडक्वार्टर अदीस अबाबा इथोपिया। इसमें कुल सदस्य कितना है? 55 सदस्य हैं। अफ्रीकन यूनियन में टोटल सदस्य कितना है? 55 सदस्य हैं। इसकी अफ्रीकन यूनियन की स्थापना कब हुआ था? 2002। अफ्रीकन यूनियन 2002। और 2023 में G20 2023 में कहाँ हुआ था? भारत में। और 21वां सदस्य अफ्रीकी संघ बने थे। G20 2023 भारत में। अफ्रीकन यूनियन में टोटल कितना? 55 देश। अफ्रीकन यूनियन की स्थापना 2002 में। फिर है ECA, इकोनॉमिक कमीशन ऑफ अफ्रीका, इकोनॉमिक कमीशन ऑफ अफ्रीका, अफ्रीकी आर्थिक आयोग। इसी का इस्टेब्लिशमेंट 1958 में। हेडक्वार्टर अदीस अबाबा। अफ्रीका इकोनॉमिक कमीशन ऑफ अफ्रीका, इसकी स्थापना 1958 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? अदीस अबाबा।
फिर है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीका यूनिटी, इसका अफ्रीका एकता संगठन, इसकी स्थापना 1963 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीका यूनिटी का इस्टेब्लिशमेंट किया गया था 1963 में। हेडक्वार्टर अदीस अबाबा। अब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीका यूनिटी, इसकी स्थापना 1963 में। हेडक्वार्टर अदीस अबाबा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीका यूनिटी। फिर है नाटो के नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। नाटो के नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना होता है। इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? नाटो को 1949 में। हेडक्वार्टर बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। नाटो की स्थापना 1949 में। हेडक्वार्टर बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। इसका 32 देश, 31वां फिनलैंड था, 32वां स्वीडन था। 31वां फिनलैंड है, 32वां स्वीडन था। फिर है यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन की स्थापना कब हुआ था? 1958 में। कब? 1958 में यूरोपियन यूनियन की स्थापना हुआ था। इसका हेडक्वार्टर का 1958 में हेडक्वार्टर का बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। और इसमें टोटल सदस्य कितना? 27 यानी 27 देश हैं। यूरोपियन यूनियन की स्थापना 1958 में ब्रुसेल्स के बेल्जियम में। हेडक्वार्टर वर्तमान सदस्य 27 हैं। इसमें पहले थे कितना? 28 हैं। एक ब्रिटेन क्या बाहर हो गया, यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन बाहर हो गया, तब टोटल कितना सदस्य हैं? 27 को। टोटल पहले 28 को था, तो वो चल गया इंग्लैंड, तब बचा कि वो 27 हो। तो यूरोपियन यूनियन की इस्टेब्लिशमेंट 1958, हेडक्वार्टर बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। इसमें टोटल सदस्य कितना? 27। फिर डीआरडीओ की स्थापना 1958 में नई दिल्ली है। इसका वर्तमान समय अध्यक्ष निर्वी कामत है। फिर है नासा के फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा का फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। एन से नेशनल, ए से एरोनॉटिक्स, एस से स्पेस, ए से एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना 1958 में। हेडक्वार्टर का वाशिंगटन डीसी, यूएसए। G20 की स्थापना कब हुआ था? 1999 में G20 की स्थापना। इसमें टोटल कितना देश है? 21 देश है टोटल G20 में। इसका स्थापना 1999 में। फिर है G7, इसका G7 इंडिया इसमें शामिल है, ठीक है ना। G20 में है, G7 में नहीं। G7 की स्थापना कब हुआ था? 1975 के जर्मनी में। 1975 जर्मनी। G7 1975, G20 1999। इसमें टोटल सदस्य देश कितने थे? GF को जूस पिलाओ, इसका ट्रिक है। G7 में GF को जूस पिलाओ। जर्मनी, फ्रांस, जापान। G से जर्मनी, F से फ्रांस, J से जूस, J से जापान, U से USA, I से इटली, C से कनाडा, E से इंग्लैंड। तो जर्मनी, फ्रांस, जापान, USA, इटली, कनाडा, इंग्लैंड। इटली, कनाडा, इंग्लैंड। जर्मनी, फ्रांस, जापान, USA, इटली, कनाडा, आयरलैंड है, इंग्लैंड। जर्मनी, GF को जूस पिलाओ। G से जर्मनी, F से फ्रांस, J से जापान, USA, I से इटली, C से कनाडा, E से इंग्लैंड। तो G7 की इस्टेब्लिशमेंट 1975 जर्मनी में हुआ था। फिर है ICC, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना 1919 में। इसका हेडक्वार्टर दुबई है। इसका वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो ICC के वर्तमान में अध्यक्ष जय शाह है, ठीक है। फिर है BCCI का फुल फॉर्म बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसका अध्यक्ष कौन है? तो रोजर बिन्नी है BCCI के। इसका हेडक्वार्टर मुंबई वानखेड़े स्टेडियम। इसका स्थापना कब हुआ था? 1928 में। ICC 1909 में, BCCI 1928 में। फिर है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में। 15 अगस्त 1969 में। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु। इसका अध्यक्ष एस सोमनाथन इसका अध्यक्ष है। इसको
चेंज हो गया ये लगता है। SDC सतीश धवन स्पेस सेंटर है। सतीश धवन स्पेस सेंटर इसका मेन काम क्या है तो सैटेलाइट लॉन्चिंग सिस्टम, यहीं से सैटेलाइट लॉन्चिंग सिस्टम है। श्रीहरिकोटा इसका मुख्यालय है। श्रीहरिकोटा के आंध्र प्रदेश या पुलिकट झील के निकट है SDC सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। फिर है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, यह तिरुवनंतपुरम के केरल में। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इसकी तिरुवनंतपुरम, यहाँ पे मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम चांदीपुर उड़ीसा में स्थित है। फिर भाभा की स्थापना 1948 में हुआ था, ठीक है। तो भाभा की स्थापना भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसका मुख्यालय ट्राम्बेक महाराष्ट्र में। मिसाइल का जनक APJ अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन ऑफ वुमेन टेसी सोमथ, वुमेन कहा गया था टेसी थॉमस। अंतरिक्ष प्रोग्राम के जनक कौन है तो अंतरिक्ष प्रोग्राम के जनक होमी जहांगीर भाभा। लेकिन भारतीय सुदूर संवेदी, सुदूर कहेगा तो इसमें देखो द है तो इसमें भी द है, तो भारतीय सुदूर संवेदी क्या है तो भादो, इसका ट्रिक है भादो, भारतीय सुदूर के भादो यानी देहरादून। राष्ट्रीय सुदूर संवेदी का है इसमें स, तो राष्ट्रीय कहेगा सुदूर संवेदी तो हैदराबाद स, सुदूर कहेगा तो हैदराबाद, राष्ट्रीय सुदूर कहेगा तो हैदराबाद, भारतीय सुदूर कहेगा तो देहरादून। इसका ट्रिक है भादो, इसका स राष्ट्रीय राष्ट्रीय सुदूर संवेदी हैदराबाद, भारतीय सुदूर संवेदी देहरादून। फिर है सार्क, सार्क की स्थापना कब हुआ था तो इसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। इसकी स्थापना 1985 में बांग्लादेश के ढाका में, हेडक्वार्टर काठमांडू के नेपाल में। इसका एस्टेब्लिशमेंट कहाँ किया गया था बांग्लादेश के ढाका में किया गया था। इसमें सदस्य टोटल 8 को। इसका ट्रिक है MBBS 33 भारत श्रीलंका मालदीव पाकिस्तान, भारत श्रीलंका मालदीव पाकिस्तान, भारत श्रीलंका मालदीव पाकिस्तान, बांग्लादेश अफगानिस्तान नेपाल भूटान। भारत श्रीलंका मालदीव पाकिस्तान बांग्लादेश अफगानिस्तान नेपाल भूटान, ये सब सार्क के 8 देश हैं। फिर आए बिम्स्टेक, बिम्स्टेक का फुल फॉर्म बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। बी से बे ऑफ बंगाल, ई से इनिशिएटिव, आई से इनिशिएटिव, एम से मल्टी सेक्टरल, एस से मल्टी, एस से सेक्टरल, टी से टेक्निकल एंड ई से इकोनॉमिक, सी से कॉर्पोरेशन। तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव सेक्टरल मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। इसकी स्थापना बिम्स्टेक की स्थापना कहाँ हुआ था इसका स्थापना हुआ था, इसका हेडक्वार्टर बांग्लादेश के ढाका में। इसकी स्थापना 1997 में और सार्क कहेगा तो 1985 में। 1997 में बिम्स्टेक का और सार्क का 1995। इसमें बांग्लादेश, इंडिया है, म्यांमार है, श्रीलंका है, थाईलैंड, नेपाल, भूटान। इसमें खाली केवल कौन शामिल हुआ था, जितना सार्क सदस्य हैं और उसमें से किसको हटा दो, एक मालदीव के हटा दो और मालदीव नहीं इसमें मालदीव की जगह का थाईलैंड है, ठीक है ना। मालदीव की जगह इसमें थाईलैंड है। तो बांग्लादेश नेपाल इसमें है, नेपाल, भूटान है, थाईलैंड है, श्रीलंका भी है, बांग्लादेश, म्यांमार। इसमें कौन था तो इसमें था अफगानिस्तान, इसमें नहीं शामिल है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन शामिल है तो इसमें 2 को नहीं शामिल है, एक बांग्लादेश है, इंडिया है, म्यांमार है, श्रीलंका है, थाईलैंड है, नेपाल है, भूटान है। तो इसमें पाकिस्तान नहीं है और न ही अफगानिस्तान शामिल है, ठीक है। इसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान नहीं है, इसमें खाली एक साइड से शामिल हुआ थाईलैंड, ठीक है। तो पाकिस्तान अफगानिस्तान बिम्स्टेक में नहीं शामिल है और इसमें टोटल 7 देश हैं और इसका इस्टेब्लिशमेंट 1997 में किया था। फिर है आसियान, आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन।
एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसकी स्थापना 1967 है और बिम्स्टेक के 1997 में और इसका आसियान के 1967 में इसका हेडक्वार्टर इंडोनेशिया के जकार्ता में और इसका टोटल सदस्य देश कितना 11 है। इसका नवीनतम सदस्य तिमोर ईस्ट है जो इसका नवीनतम सदस्य देश है, इसमें टोटल 11 है। आप देखो इसमें एशियान में कौन कौन शामिल है, तो इसमें था म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस, तिमोर ईस्ट। तो टोटल 11 देश। इसमें जितना भी इसमें खाली कौन कौन है, तो इसमें है भारत नहीं है। इसमें आसियान में भारत का सदस्य नहीं है, आसियान में भारत नहीं है, ना इसमें चीन है। ठीक है, इसमें चीन न है, न भारत है, न पाकिस्तान है, न अफगानिस्तान है, न नेपाल है, न भूटान है, न श्रीलंका है, न बांग्लादेश है और न ही मालदीव है। ठीक है, जितना भी इंडिया से बाउंड्री टच करता है सब देश में है। इसमें न भारत है और न उसका बाउंड्री टच करता है टोटल देश में है। तो इसमें खाली केवल है म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस, तिमोर ईस्ट। फिर एडीबी का फुल फॉर्म एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना 1966 में हुआ था, लेकिन आसियान के 1967 में हुआ था, बिम्स्टेक के 1997 में हुआ था, बिम्स्टेक का 1997 में और सार्क के 1985 में और आसियान के 1967 में हुआ था और एडीबी के 1966, यानी आसियान के एक साल पहले 1966 में। इसका हेडक्वार्टर फिलीपींस के मनीला में और यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र तक कहाँ है, तो मनीला में। फिर है ब्रिक्स के ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या होता है, इसमें 5 देश हैं, ब्राज़ील है, रशिया है, भारत है, चीन है, दक्षिण अफ्रीका। इसकी स्थापना 2009 में हुआ था। ब्रिक्स की स्थापना 2009 में, जिसकी स्थापना 2009 में और इसका हेडक्वार्टर शंघाई के चीन में। इसमें ब्रिक्स देश के बैंक है एनडीबी की स्थापना 2014 में, ब्रिक्स के 2009 में और न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 2014 में। 9 और इसमें टोटल देश हैं। इसका ब्रिक्स की हेडक्वार्टर शंघाई के चीन में। फिर है SGO, शंघाई सहयोग संगठन, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। शंघाई, S से शंघाई, C से कॉरपोरेशन, O से ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 2001 में। अब ब्रिक्स के 2009 में, ब्रिक्स के 2009 में, SCO के 2001 में, ब्रिक्स के 2009, SCO के 2001। SCO के मुख्यालय बीजिंग के चीन में। फिर है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसकी स्थापना 2015 में हुआ था और इसका फ्रांस के मदद से हुआ था और इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम के हरियाणा में। 2015 फ्रांस के हेल्प से हुआ था और इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम के हरियाणा में। फिर यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यूएनए, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था। 24 अक्टूबर 1945 में इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में और इसका यूएनए दिवस 24 अक्टूबर को कौन से द्वीप पर है, तो मैनहट्टन द्वीप पर। कितना एकड़ भूमि पर, 17 एकड़। कौन दान दिया था, जॉन रॉकफिलर जूनियर ने कितना बीघा, 17 एकड़ बीघा दान किया था जॉन रॉकफिलर जूनियर ने। इसका टोटल मंजिला 39 मंजिला में यूएनओ बना है, कितना, और 39 मंजिल में। कुल अंग कितने होते हैं, यूएनए के 6 अंग टोटल होते हैं। इसमें टोटल सदस्य देश 193 गो, यूएनए में 193 गो। नवीनतम सदस्य देश दक्षिणी सूडान। नवीनतम देश कौन है, दक्षिण सूडान। पर इसका किसका परिणाम के कारण, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण बना था और प्रथम विश्व युद्ध के लीग ऑफ नेशन 1920 में स्थापना किया गया था और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूएनओ की स्थापना किया गया था। इसमें टोटल 6 अंग है। यूएनए की कार्यकारी भाषाएं कौन कौन है, अंग्रेज, फ्रेंच। इंग्लिश और फ्रेंच में कार्यकारी लैंग्वेज है यूएनओ का और कुल भाषा की इसमें बोली जाती है चीन, अरबी, रशियन, स्पेनिश। इसमें टोटल 4 लैंग्वेज यूज किया जाता है, लेकिन कार्यकारी भाषा दुई है, वो है अंग्रेजी फ्रेंच। लेकिन टोटल लैंग्वेज चीन, अरबी, रशियन, स्पेनिश। चीन, अरबी, रशियन, स्पेनिश। चीन, अरबी, चीन आया रसिया से, तो चीन से चीन हो गया, ऐसे चीन। चीन आया से अरबी, र से रसियन।
चीन आया रसिया से, चीन आया रसिया से इसका ट्रिक है ना। तो चीन अरबी, रशियन, स्पेनिश। फिर है लोगो, इसका लोगो पर जैतून का पत्ती है, बैकग्राउंड पे सफ़ेद है, बैकग्राउंड पर सफ़ेद है। विश्व मानचित्र कैसा दिखाया गया है इसमें, विश्व मानचित्र का नीला दिखाया गया है यूएनओ में। और बैकग्राउंड कैसा है इसका, सफ़ेद है। इसका लोगों में जैतून का पत्ता है चारों तरफ। इसका चयन कौन कौन, महासभा है, सुरक्षा परिषद है, सचिवालय है और आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और ट्रस्टीशिप परिषद। महासभा, सुरक्षा परिषद, सचिवालय, महासभा, सुरक्षा परिषद, सचिवालय, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और ट्रस्टीशिप। तो ऊपर महासभा, सुरक्षा परिषद, सचिवालय, फिर नीचे 3 हुए आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और ट्रस्टीशिप। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और ट्रस्टीशिप परिषद। सुरक्षा परिषद यानी सिक्योरिटी काउंसिल, दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है सुरक्षा परिषद को। इसमें टोटल सदस्य कितने होते हैं, 15। अस्थायी को कितने, 5। इसका कार्यकाल इन्फिनिट है, अनंत तक, लेकिन अस्थायी सदस्य 5-10 हैं। इसका कार्यकाल 2 वर्ष है। इसमें भारत अस्थायी सदस्य है। 5 सदस्य अस्थायी है। कौन कौन अस्थायी सदस्य हैं, तो अमेरिका, ABC को फाड़ दो। इसका ट्रिक है अस्थायी देश के 5 देश कौन है, इसका ट्रिक है ABC को फाड़ दो। तो इसका ABC, A से अमेरिका, B से ब्रिटेन, C से चाइना, F से फ्रांस, R से रसिया। फ्रांस, रसिया, ABC को फाड़ दो। A से अमेरिका, B से ब्रिटेन, C से चाइना, F से फाड़ से फ्रांस, R से रसिया। तो इसका स्थायी सदस्य 5 देश, अमेरिका, ABC को फाड़ दो यानी A से अमेरिका, B से ब्रिटेन, C से चाइना, F से फ्रांस, C से रसिया, R से रसिया। फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसका मुख्यालय कहाँ, द हेग में। इसमें टोटल सदस्य कितना है, टोटल जज 15 होते हैं और इसका प्रत्येक जज का कार्यकाल कितना वर्ष, 9 वर्ष होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रत्येक जज का कार्यकाल 9 वर्ष और प्रत्येक 3 वर्ष पर 1/3 जज को हटाया जाता है। प्रत्येक 3 वर्ष पर 1/3 जज को हटाया जाता है, ठीक है। और प्रत्येक जज का कार्यकाल कितना होता है, 9 वर्ष इसमें होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल जजों की संख्या 15। फिर है UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। इसका स्थापना 5 जून 1972 में। इसका हेडक्वार्टर हुआ कहाँ पे, केन्या के नैरोबी में। और इसका स्थापना कहाँ हुआ था, स्टॉकहोम के स्वीडन में। UNEP का यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम 5 जून 1972 में इसकी एस्टैब्लिशमेंट किया गया था। इसका हेडक्वार्टर केन्या के नैरोबी में। और इसका विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 1974 से शुरुआत किया गया था। 5 जून 1972 में इसकी एस्टैब्लिशमेंट है। 2 साल के बाद इसका पर्यावरण दिवस मनाया गया था 5 जून 1974 से, ठीक है। फिर UNDP, संयुक्त यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना 1965 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और इसका रिपोर्ट जारी करता है HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसका 3 आधार है, शिक्षा, प्रति व्यक्ति और जीवन प्रति आशा। इसका 3 आधार है। UNDP के 3 आधार, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय, जीवन प्रति आशा। शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय, जीवन प्रति आशा। ह्यूमन यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की स्थापना 1965 में और UNEP के 5 जून 1972 में, 1972 में। UNDP 65 में। फिर है नाम, नन एलाइजमेंट मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन। इसकी इस्टेब्लिशमेंट 1961। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, न्यू बेलग्रेड के सर्बिया में। इसका भारत में इस गुट निरपेक्ष के समय भारत में शामिल हुआ था। कौन थे उस टाइम, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। इंडोनेशिया के सुकर्नो थे, मिस्र के अब्दुल नासिर थे, घाना के क्वानो नक्रुमो और यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रिजो टिटो थे। तो उस टाइम इससे क्वेश्चन बनता है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो इसका पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इंडोनेशिया के सुकर्नो थे, मिस्र के अब्दुल नासिर थे और घाना के क्वानो नक्रुमो और यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रिजो टिटो। जोसेफ ब्रिज टिटो थे यूगोस्लाविया के। फिर है वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक 1945 में। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में। इसका हेडक्वार्टर और इसका वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1945 में और ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा इसका स्थापना हुआ था। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 में हुआ था और इसे दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है। वर्ल्ड बैंक है दीर्घकालीन
और दीर्घकालीन ऋण देता है वर्ल्ड बैंक। और 1944 में ब्रेटन वुड के सम्मेलन में इसे स्थापना किया गया था इसका 1945 में, लेकिन सम्मेलन हुआ था 1944 में। फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसका 1945 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में। इसका भी IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों का ब्रेटन वुड के सम्मेलन में इसकी नियुक्ति किया गया था, लेकिन स्थापना 1 साल के बाद हुआ था। वर्ल्ड बैंक हो या IMF हो, 1945 में दोनों को किया गया था। फिर है वर्ल्ड बैंक IMF को जुड़वा बयान कहा जाता है। वर्ल्ड बैंक IMF को जुड़वा बयान। वर्ल्ड बैंक को अल्पकालीन खिड़की कहते हैं। वर्ल्ड बैंक का अल्पकालीन खिड़की किसको कहते हैं? IMF को। फिर है UNFCC। तो UNFCC के फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। EU से यूनाइटेड, N से नेशन, F से फ्रेमवर्क, C से कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। CCC का मतलब कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। F से क्या होता है? फ्रेमवर्क। इसकी स्थापना 1992 में। UNFCC की स्थापना 1992 में। हेडक्वार्टर जर्मनी 1992 में FCC की स्थापना हुआ था। फिर है NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसकी स्थापना 18 अक्टूबर 2010 में आर्टिकल 21 के तहत। आर्टिकल 21 के तहत NGT का स्थापना किया गया था कब? 18 अक्टूबर 2010 में। 18 अक्टूबर 2010 में। फिर है EPA इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, इसकी स्थापना 2 दिसंबर 1970 को किया गया था। 2 दिसंबर 1970 को। हिस्ट्री का मतलब होता है अतीत का अध्ययन, यानी बीते हुए का अध्ययन। इसका जनक कौन है? हेरोडोटस। इसका पुस्तक कौन है? हिस्टोरिका। हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया था। एक था प्रागैतिहासिक काल, एक था आद ऐतिहासिक काल, तीसरा था ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। इसमें लिखित का साक्ष्य नहीं था, पुरातात्विक स्रोत था, लेकिन पाषाण काल में पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहास में लिखित का साक्ष्य नहीं था, पुरातात्विक स्रोत था, लेकिन यहाँ पे क्या था? पाषाण काल पर पत्थरों का प्रयोग होता था। और आद ऐतिहासिक काल में लिखित का साक्ष्य था, लेकिन पढ़ा नहीं गया था। पुरातात्विक स्रोत भी था, लिखित साक्ष्य था, पुरातात्विक स्रोत था, और यह कौन सी विभिन्न सभ्यता थी? और प्रथम नगरीय सभ्यता भी थी। और हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता सब आद ऐतिहासिक काल में आते हैं। हड़प्पा सभ्यता, हिंदू सभ्यता, नगरीय सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता, और पुरातात्विक स्रोत भी था, लिखित साक्ष्य भी था, लेकिन पढ़ा नहीं गया था आद ऐतिहासिक काल में। लेकिन ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य भी था, पढ़ा भी गया था, पुरातात्विक स्रोत भी था, और इसमें वैदिक काल और उसके बाद वाले सब ऐतिहासिक काल में आते हैं। तो हड़प्पा, सिंधु और नगरीय का कांस्ययुगीन, पुरातात्विक, लिखित साक्ष्य पढ़ा नहीं गया था ये आद ऐतिहासिक काल में। और लिखित साक्ष्य भी था, पढ़ा गया भी था, पुरातात्विक स्रोत भी था। वैदिक काल आएगा तो किस काल में? ऐतिहासिक काल में। लेकिन कहेगा सिंधु हड़प्पा कहेगा तो आद ऐतिहासिक काल में। ठीक है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का जनक कब हुआ था? स्थापना हुआ था भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का स्थापना 1861 में। कब? 1861 में हुआ था। उसका जनक कौन थे? पुरातात्विक सर्वेक्षण का जनक सर अलेक्जेंडर कनिंघम। सर अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातात्विक का जनक कहा जाता है। भारतीय पुरातात्विक का जनक किया जाता है सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है भारतीय पुरातात्विक का जनक कहते हैं। भारतीय पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ है? कोलकाता में है। भारतीय पुरातात्विक संग्रहालय कोलकाता में। यह भारत का सबसे पुराना संग्रहालय है। यह भारत का सबसे पुराना संग्रहालय। राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में है, लेकिन कहेगा भारतीय पुरातात्विक संग्रहालय तो कोलकाता में, लेकिन राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ है? दिल्ली में। पुरातात्विक विभाग की स्थापना लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1904 में किया गया था।
पुरातात्विक विभाग 1904 में किसके द्वारा किया गया था? 1904 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा प्रयास किए थे एके ने। कौन किए थे? एके कौन हुआ? अलेक्जेंडर कनिंघम के प्रयास के द्वारा। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम के प्रयास के द्वारा लॉर्ड कर्जन ने 1904 में पुरातात्विक विभाग की स्थापना किया था। पहला पाषाण काल, फिर है पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में। ठीक है, पाषाण काल के कितने? 4 भाग में। पहला पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा नव पाषाण काल, चौथा ताम्र पाषाण काल। पहला पूरा पाषाण काल, फिर आया मध्य पाषाण काल, उसके बाद नव पाषाण काल, फिर आया ताम्र पाषाण काल। तो पूरा पाषाण को पेलियोलिथिक कहते हैं, और मध्य पाषाण के मेसोलिथिक कहते हैं, और नव पाषाण के नियोलिथिक कहते हैं, और ताम्र पाषाण के चिरकोलिथिक। पूरा पाषाण के पेलियोलिथिक कहते हैं। ठीक है, और मध्य पाषाण को मेसोलिथिक, नव पाषाण को कहते हैं नियोलिथिक, ताम्र पाषाण को चिरकोलिथिक। तो पूरा पाषाण काल में बड़ा पत्थर का प्रयोग किया जाता था, और मानव खानाबदोश था, मतलब घूर फिर के खाना का शिकार किया करता था। आदि मानव आग की खोज किस में हुआ था? तो पूरा पाषाण काल में। आग की खोज पूरा पाषाण काल में, माइक्रोलिथिक कहते हैं इसे। आग की खोज को माइक्रोलिथिक। मध्य पाषाण में छोटा पत्थर आग का उपयोग करना सीखा और माइक्रोलिथिक था, और नव पाषाण काल में छोटा पत्थर चमकदार और नुकीलादार था। लेकिन यहाँ पे खोज किया गया था, नया खोज किया गया था नव पाषाण काल में, लेकिन आग के किया गया था पूरा पाषाण काल में। आग का पूरा पाषाण काल में। पशुपालन, कुत्ता। पशुपालन किससे संबंधित है? कुत्ता से। पशुपालन सबसे पहले कुत्ता को किया गया था, और यह नव पाषाण काल में। खेती करना प्रारंभ किया था नव पाषाण काल में। अस्थायी जीवन का रहना प्रारंभ किया था नव पाषाण काल में। समाज का निर्माण भी नव पाषाण में। पहिया की खोज भी नव पाषाण काल में। अधिकतर खाली आग के छोड़कर सभी को नव पाषाण काल में खोज किया गया था। पशुपालन के रूप में कुत्ता को सबसे पहले पाला गया था, और खेती करना भी प्रारंभ किया गया था। अस्थायी जीवन का रहना भी प्रारंभ है, समाज का निर्माण भी, और पहिया की खोज भी। समाज का निर्माण, अस्थायी जीवन, खेती करना, पशुपालन, और कुत्ता को भी पालतू जानवर बनाया था, और पहिया का निर्माण इम्पोर्टेंट है। पहिया का निर्माण नव पाषाण काल में। ताम्र पाषाण को चारकोलिथिक कहते हैं। यहाँ तांबा प्लस पत्थर का उपयोग किया जाता था, इसलिए चिल्कोलिथिक कहते हैं। ठीक है, फिर क्या? मानव द्वारा खोजा गया पहला धातु तांबा है। मानव द्वारा खोजा गया पहला धातु तांबा। मानव द्वारा पहला पालतू जानवर कुत्ता। मानव द्वारा प्रयोग किया गया पहला औजार क्या था? कुल्हाड़ी था। पहला फसल था जौ, गेहूँ, चावल। पहला जौ था, फिर बाद में उसके बाद गेहूँ उपजाया, फिर बाद में चावल। जौ, गेहूँ, चावल। फिर मानव की उत्पत्ति 4.4 मिलियन BC में हुआ था। मानव की उत्पत्ति 4.4 बिलियन BC के अफ्रीका में हुआ था। कहाँ हुआ था? 4.4 बिलियन BC अफ्रीका में। ज्ञानी मानव कौन है? तो ज्ञानी मानव होमोसेपियंस था। होमोसेपियंस 25,000 BC में इसका उद्भव हुआ। ठीक है, सजीव जीवाश्म वस्तु की आयु जांच करने के लिए कार्बन डेटिंग विधि C14 का उपयोग किया जाता है जीवाश्म की आयु जांच करने के लिए, और निर्जीव चट्टान के लिए यूरेनियम 235 यूरेनियम डेटिंग विधि जिसे कहते हैं। यूरेनियम 235 को यूरेनियम डेटिंग विधि, और कार्बन 14 को कार्बन डेटिंग विधि। इसमें C14 के द्वारा जीवाश्म के चट्टान के लिए यूरेनियम 235। भारत में पूरा पाषाण कालीन औजारों की खोज सर्वप्रथम कब हुआ था? 1863 में। कौन किए थे? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने की थी। कब किए थे? पलवरम, तमिलनाडु में। भारत में पूरा पाषाण कालीन औजारों की खोज सर्वप्रथम कब किया गया था? तो पूरा पाषाण कालीन औजारों का सर्वप्रथम खोज 1863 में। कौन किए थे? तो रॉबर्ट ब्रूस फुट ने किए थे। रॉबर्ट ब्रूस फुट। और यह कहाँ की गई थी? पलवरम के तमिलनाडु में। पलवरम के तमिलनाडु में 1863 में रॉबर्ट फ्रूट के द्वारा खोज किया गया था। पूरा पाषाण काल प्रमुख स्थल कौन कौन है? तो इसमें भीमबेटका जो नर्मदा घाटी में स्थित है। भीमबेटका नर्मदा घाटी में इसकी खोज 1957 से 58 में किया गया था। डॉक्टर विष्णु श्रीधर बाकनकर के द्वारा की गई थी। भीमबेटका की खोज किसके द्वारा? तो विष्णु श्रीधर बाकनकर के द्वारा भीमबेटका की खोज किया गया था 1957-58 में। भीमबेटका की गुफा 2003 में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था। भीमबेटका को 2003 में। ठीक है,
और पूरा पाषाण कालीन में कौन कौन आते हैं स्थल, तो इसमें सोहन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी, कश्मीर, अतिरम पक्कम जो तमिलनाडु में है, पलवरम भी तमिलनाडु में है, थार का भी खोज किया गया था। पूरा पाषाण कालीन में सोहन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी, कश्मीर, अतिरम पक्कम, पलवरम और थार रेगिस्तान को खोज किया गया था। पूरा पाषाण काल में सोहन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी, कश्मीर, अतिरम पक्कम, पलवरम, थार, ये सब पूरा पाषाण कालीन स्थल है। भीमबेटका भी पाषाण कालीन स्थल है। सोहन नदी घाटी भी और बेलन नदी घाटी भी, कश्मीर भी, अतिरम पक्कम भी, पलवरम भी, थार भी, ये सब पूरा पाषाण कालीन है। और इसी में क्या हुआ था, आग का खोज किया था। फिर है मध्यकालीन स्थल कौन कौन है, तो इसमें आदमगढ़ जो मध्य प्रदेश में, बगौर है जो राजस्थान में, मुंगेर है जो बिहार में, तुंगभद्रा नदी घाटी, बेतवा नदी घाटी, सोन नदी, ये सब मध्य पाषाण कालीन स्थल है। आदमगढ़ बागौर राजस्थान पड़ती है, बागौर आदमगढ़ मध्य प्रदेश में, बागौर, मुंगेर, तुंगभद्रा नदी घाटी, बेतवा नदी घाटी। तुंगभद्रा नदी घाटी और बेतवा नदी घाटी किस प्रमुख स्थल से संबंधित है, तो मध्य पाषाण कालीन स्थल से। किससे, तो मध्य पाषाण कालीन से तुंगभद्रा नदी, बेतवा नदी, सोन नदी और आदमगढ़, बागौर, मुंगेर, ये सब मध्य पाषाण कालीन स्थल है। फिर नव पाषाण कालीन स्थल कौन कौन है, तो मेहरगढ़ के बलूचिस्तान प्रांत में पाकिस्तान है, जो गेहूं और जौ के साथ मिला था। मेहरगढ़ में गेहूं और जौ का साथ और कृषि का पहला साक्ष्य मेहरगढ़ में मिला था, बलूचिस्तान प्रांत में मिला था। कोल्डिवा उत्तर प्रदेश में चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला था। प्राचीनतम कहेगा तो कोल्डिवा के उत्तर प्रदेश में, और कृषि का पहला साक्ष्य कहेगा तो मेहरगढ़। फिर है कह नवीनतम डाटा के अनुसार चावल का प्राचीनतम शहर लोहरादेव उत्तर प्रदेश से हुआ था। ठीक है, नवीनतम डाटा के अनुसार चावल का प्राचीनतम साक्ष्य लोहरादेव उत्तर प्रदेश में, चचेर भी वैशाली में पड़ती है, और बुरझुम जम्मू कश्मीर जो मानव के साथ कुत्तों को दफनाया जाता था बुरझुम में। चिरान सारण में, चिचार वैशाली में, कोल्डिवा उत्तर प्रदेश में। लेकिन प्राचीनतम साक्ष्य कहेगा तो कोल्डिवा, लेकिन कहेगा चावल का प्राचीनतम साक्ष्य नवीनतम डेटा के अनुसार लोहरादेव हो जाएगा। फिर है ताम्रप्रसारण स्थल, इसके सबसे बड़े बस्ती कौन, ईमानगाम महाराष्ट्र। ताम्रप्रसारण स्थल में सबसे बड़ा ईमानगाम महाराष्ट्र में स्थित है। इसका सबसे बड़ा ताम्रप्रसारण कालीन स्थल का सबसे बड़ा साक्ष्य है इनामगाम। फिर है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में इसका नाम क्या है, हड़प्पा सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता या प्रथम नगरीय सभ्यता या शांति प्रिय सभ्यता। शांति प्रिय सभ्यता कहते हैं सिंधु घाटी को, प्रथम नगरीय सभ्यता कहते हैं सिंधु घाटी को, कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं सिंधु घाटी को। सिंधु घाटी का सभ्यता का आकार कैसा, त्रिभुजाकार है। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा, त्रिभुजाकार। इसका समय अवधि था 2350 BC से 1750 BC में। यह कार्बन डेटिंग विधि द्वारा इसका DP अग्रवाल द्वारा जांच किया गया था। किसके द्वारा, तो DP अग्रवाल द्वारा कार्बन डेटिंग विधि द्वारा जांच किया गया था। DP अग्रवाल ने किए थे 2350 BC से 1750 BC तक इसका काल का अध्ययन हुआ था। 2350 से 1750 के बीच तक। सन जॉन मार्शल के अनुसार 3250 से 2750, लेकिन DP अग्रवाल के अनुसार 2350 से 1750। सर जॉन मार्शल के अनुसार 3250 से 2750। इस सभ्यता का सर्वप्रथम जानकारी चार्ल्स मैसन ने 1826 में दिए थे। सबसे पहले सिंधु सभ्यता के प्रथम जानकारी कौन दिए थे, चार्ल्स मैसन ने 1826 में। बर्टन बंधु, जिसे जेम्स और विलियम द्वारा पाकिस्तान के कराची से लाहौर के मध्य रेलवे लाइन का निर्माण के दौरान हड़प्पा स्थल का सूचना का सरकार को दी थी। बर्टन बंधु जो जेम्स और विलियम द्वारा पाकिस्तान में कराची से लाहौर रेलवे लाइन का निर्माण के दौरान इसका स्थल हुआ, बर्टन बंधु ने बताया था और यह सूचना गवर्नमेंट को दिया था। सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1921 में हड़प्पा की खुदाई किए थे। सर जॉन मार्शल के अनुसार यानी सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1921 में हड़प्पा की खुदाई किया गया था। ठीक है, सिंधु सभ्यता का नामकरण कौन किए थे, जॉन मार्शल ने किया था। नामकरण सिंधु सभ्यता के जॉन मार्शल ने किया था। सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण जेम्स कनिंघम ने 1853 में किया था। सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण कौन किए थे, जेम्स कनिंघम 1853 में। सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई दयाराम साहनी ने की थी और इसकी जानकारी के लिए पहली खुदाई 1921 में हड़प्पा में हुई थी और अतः इसे हड़प्पा सभ्यता किया गया था।
और इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते थे, क्योंकि इस समय कांस्य की खोज हुई थी। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते थे। और यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के 4 दिया गया था, 4 दिशा में कहाँ कहाँ है, तो वो उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी के, और दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र जो परवरा नदी के तट पर था, और पूरब में आलमगीर उत्तर प्रदेश जो हिंडन नदी के तट पर, और पश्चिम में दास्क नदी सुतका गंडोर पाकिस्तान में स्थित था। तो इसका 4 डायरेक्शन दिया था। उत्तर में मांडा के जम्मू कश्मीर चिनाब नदी के तट पर, फिर है दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र परवरा नदी के तट पर, और पश्चिम में था सुतका गंडोर जो दास्क नदी के तट पर था, और पूर्वी में आलमगीर उत्तर प्रदेश हिंडन नदी के तट पर था। अब यहाँ से बिहार स्पेशल आ गया। बिहार समान परिचय जो 12वीं सदी में ये बौद्धों का बिहार के बहुलता कारण का बिहार नाम रखा गया। बौद्धों को बिहार की बहुलता के कारण बिहार नाम रखा गया। इसका भौगोलिक स्थिति उत्तर पूर्वी भारत में स्थित है। उत्तर पूर्वी भारत में बिहार की भौगोलिक स्थिति है। इसका उत्तर से दक्षिण 345 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम 483 किलोमीटर। 345 483 उत्तर से दक्षिण कहेगा तो 345, लेकिन पूरब से पश्चिम कहेगा तो 483 किलोमीटर है। 345 483। और बिहार का अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकंड। 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड इसका उत्तरी अक्षांश से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकंड उत्तरी तक है। 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री 31, अरे यार 3 के गैपिंग आ गए, 24 से 27 के उत्तरी तक। देशांतरीय विस्तार 83 से 28 भी है, ठीक है। 83 डिग्री 19 सेकंड 50 मिनट, सॉरी 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से पूर्वी देशांतर से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 डिग्री 40 सेकंड पूर्वी तक इसकी देशांतरीय विस्तार, यानी 83 से 88 24 से 27 है। बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना 94,163 किलोमीटर। भारत के कुल क्षेत्रफल का बिहार कितना 2.86%। भारत का 12वां बड़ा राज्य है। भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार। कुल जनसंख्या कितनी तो 10,40,99,452। 2011 के जनगणना पर 10,40,99,452। भारत की कुल जनसंख्या 8.60% है। भारत की कुल जनसंख्या में 8.60% भाग लेती है। भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य बिहार है जनसंख्या के अनुसार। समुद्र तल से 173 फीट, लेकिन मीटर में कहेगा 53 मीटर। फीट में 153 फीट, मीटर में 53 मीटर। औसत वर्षा कितना होता है बिहार में 112 सेंटीमीटर होता है। पृथक बिहार बनाने की घोषणा 12 दिसंबर 1911 में दिल्ली के दरबार में उस समय वायसराय कौन थे, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय दिल्ली के दरबार में 12 दिसंबर 1911 में बिहार को अलग किया गया था, ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा। और बिहार उड़ीसा सहित प्रांत का गठन 22 मार्च 1912 में किया गया था, उड़ीसा सहित। फिर इसलिए बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को, जल दिवस भी है। बिहार उड़ीसा सहित प्रांत का गठन 1 अप्रैल 1912 में हुआ था। घोषणा हुआ था 22 मार्च 1912 में, लेकिन गठन हुआ 1 अप्रैल 1912 में। दोनों में कन्फ्यूजन नहीं हुआ। 22 मार्च 1912 में गठन हुआ था, और प्रांत का गठन की घोषणा हुआ था, लेकिन गठन किया गया था 1 अप्रैल। घोषणा किया गया था 22 मार्च 1912 और गठन 1 अप्रैल 1912 में। बिहार से उड़ीसा अलग हुआ 1 अप्रैल 1936 में। बिहार से उड़ीसा अलग कब हुआ था 1 अप्रैल 1936 में। बिहार से झारखंड प्रत्येक होकर अलग राज्य बना। तो झारखंड अलग हुआ था 15 नवंबर के। छत्तीसगढ़ हुआ था कब, सॉरी यार सब उल्टा पुल्टा कर देंगे। बिहार में उड़ीसा पृथक होकर अलग राज्य बना 1 अप्रैल 1936 में। कब, 1 अप्रैल 1936 में। और झारखंड अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 में, जो 46% भूभाग पर स्थित था 28वां राज्य। इसलिए झारखंड दिवस 15 नवंबर को। उत्कल दिवस का 1 अप्रैल को मनाया जाता है, जिसे मूर्ख दिवस भी कहते हैं। 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस, और झारखंड दिवस 15 नवंबर को।
बिहार में कुल प्रमंडल कितने 9 गो। कुल जिला कितना 38 जिला। 38वां जिला कौन है? अरवल है। अनुमंडल 101 गो। टोटल 101 गो। प्रखंड कितना 534 गो। और पंचायत कितना 8067। 534 प्रखंड 8067 पंचायत। 8067 पंचायत 534 प्रखंड है। कुल नगर निगम 19वां नगर निगम कौन है? सहरसा है। 38वां जिला अरवल है। 19वां नगर निगम सहरसा है। कुल नगर परिषद कितना 88 है। कुल नगर पंचायत 154 है। नगर निगम बिहार में टोटल 19 गो और नगर परिषद 88 गो। कुल नगर पंचायत 154 गो। नगर परिषद कहेगा 88 गो, नगर पंचायत कहेगा 154 गो, नगर निगम कहेगा 19 गो। कुल पुलिस जिला कितना 40 गो। 38वां जिला के अतिरिक्त बगहा एवं नवगछिया पुलिस जिला है। कुल पुलिस जिला कितना 40 गो। बिहार में कुल पुलिस जिला 40 गो। 38वां के अतिरिक्त बगहा एवं नवगछिया। बगहा नवगछिया नवीनतम है जो पुलिस जिला बना। बिहार का विधानमंडल द्विसदनीय है। ठीक है। कुल 6 राज्य में द्विसदनीय कौन कौन है? तो उत्तर प्रदेश, बिहार, फिर बाद में चल जाओ साउथ में 3 गो, फिर है उधर कौन? महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना। तो 4 गो उधर से और 2 गो इधर से द्विसदनीय में। कह रहा है विधानसभा की कुल सीट कितना 243। विधान परिषद की सीट कितना 75। लोकसभा की कुल सीट 40 गो। विधानसभा की कुल सीट 243, विधान परिषद 75, लोकसभा 40 और राज्यसभा 16 गो। विधान परिषद में 75 गो। ठीक है। लोकसभा में 40 गो, राज्यसभा में 16 गो, विधानसभा में कुल अतिरिक्त सीट 40 गो है। बिहार में अनुसूचित जाति के लिए 2 सीट आरक्षण किया गया और अनुसूचित जाति के लिए 38 गो। एससी के लिए 38 सीट को आरक्षित किया गया। एसटी के लिए 2 सीट है। अब विधानसभा में कुल आरक्षित सीटों की संख्या 40 यानी 38 2 40। लोकसभा में एससी में आरक्षित सीट 6 को है। लोकसभा में एससी के लिए आरक्षित सीट 6 गो बिहार से। बिहार में राजकीय चिन्ह कौन है? बोधि वृक्ष। बिहार के राजकीय वृक्ष पीपल है। बिहार के राजकीय पुष्प गेंदा जो 2013 में घोषित किया गया था गेंदा को। बिहार का राजकीय पशु बैल है। 2013 में उससे पहले रीछ था। बिहार का राजकीय पक्षी गोरैया में 2013 से पहले फाख्ता था, अब गोरैया कर दिया। राजकीय पशु बैल था। फिर बिहार का राजकीय मछली मांगुर 2008 में घोषित किया था। बिहार के राजकीय मछली मांगुर 2008 में। बिहार का प्रथम राजकीय भाषा हिंदी, दूसरा है उर्दू। बिहार के राजकीय गीत मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत बंदन बिहार। बिहार का राजकीय गीत मेरे भारत कंठहार तुझको सत सत बंदन बिहार। गीतकार कौन थे? सत्यनारायण थे। संगीतकार हरिप्रसाद चौरसिया जो बांसुरी बजाते थे। मान्यता दी गई थी 2012 में। 2012 में बिहार का राजकीय प्रार्थना गीत मेरी रफ्तार। प्रार्थना गीत कहेगा तो मेरी रफ्तार। राष्ट्रीय राजकीय गीत कहेगा तो मेरा भारत कंठहार तुझको सत सत बंदन बिहार। उत्तर में नेपाल है जो 7 जिला से टच करता है, नेपाल है। दक्षिण में झारखंड जो झारखंड के 8 जिला से टच करता है, बिहार। और पूरब में पश्चिम बंगाल जो 3 जिला से टच करता है। और पश्चिम में कौन? उत्तर प्रदेश 8 जिला था। 8 जिला में कौन कौन है? झारखंड और यूपी। फिर पश्चिम बंगाल से 3 जिला और उत्तर प्रदेश से 7 जिला टच करता है। नेपाल से 7 जिला जो 601 किलोमीटर टच करता है बिहार। अब देखो गंगा नदी बिहार के कितने ज़िले से होकर गुजरती है? तो 12 ज़िलों से होकर गंगा नदी गुजरती है। टोटल 12 ज़िलों से। पटना से कितना ज़िला सीमा साझा करता है? टोटल पटना से 9 ज़िला साझा करता है। 12 ज़िला गंगा नदी, 9 ज़िला पटना ज़िला से टच करता है। प्रमंडलों में संबंधित उसका मुख्यालय तो सारण मुख्यालय में 3 हुआ था। छपरा, तिरहुत में 6, मुजफ्फरपुर में, दरभंगा में 3 जिला, सारण में 3 जिला है जो इसका मुख्यालय छपरा है। सारण का मुख्यालय छपरा। तिरहुत में कितना 6 जिला आता है। इसका मुख्यालय मुजफ्फरपुर है। तिरहुत का मुख्यालय मुजफ्फरपुर में टोटल 6 जिला। फिर दरभंगा है। दरभंगा में टोटल 3 जिला है। इसका मुख्यालय दरभंगे है। कोसी मुख्यालय
कोसी परमंडल का मुख्यालय कहाँ? सहरसा है। इसमें टोटल कितना जिला है? 3 गो। कोसी परमंडल का मुख्यालय सहरसा, दरभंगा के दरभंगा, तिरहुत के मुजफ्फरपुर, सारण के छपरा। ठीक है। पूर्णिया में टोटल 4 जिला होता है। पूर्णिया की मुख्यालय पूर्णिया होता है। पटना में 6 जिला आता है। पटना प्रमंडल में टोटल कितना जिला? 6 जिला आता है। इसका मुख्यालय पटना है। मगध में कितना है? 5 जिला है। इसका मुख्यालय मगध प्रमंडल का मुख्यालय गया। मुंगेर में कितना? 6 जिला। इसका मुख्यालय मुंगेर है। भागलपुर में 2 जिला है। ठीक है। आ जाओ अब केमिस्ट्री पर। फिर कह रहा है कि बेसिक केमिस्ट्री, इसमें प्राचीन पिता न्यूटन, आधुनिक फिजिक्स का प्राचीन पिता न्यूटन को कहते हैं, आधुनिक पिता अल्बर्ट आइंस्टीन को, भारतीय पिता सत्येंद्र नाथ बोस को कहते हैं। ठीक है। और केमिस्ट्री के जनक कौन है? एंटोनी लेवोजियर। ठीक है। फिर है बोटनी के पितामह किसे कहते हैं? थियोफ्रेस्टस को। जूलॉजी के अरस्तु कहते हैं। केमिस्ट्री शब्द है जो लैटिन भाषा की केमिया से बना, जिसका अर्थ है काली मिट्टी। फिर कह रहा है कि द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत कौन दिए थे? तो एंटोनियो लेवेजियर ने दिए थे। कब दिए थे? 1789 में द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत दिए थे एंटोनियो लेवेजियर ने। फिर स्थिर अनुपात या निश्चित अनुपात के नियम जोसेफ फ्रॉस्ट ने दिए थे। फिर गुणित या सरल अनुपात का नियम कौन दिए थे? जॉन डाल्टन, जो बहु अनुपात का नियम कहते हैं। गुणित या सरल अनुपात को बहु अनुपात का नियम कहते हैं।